Hello everyone and welcome to my channel. This is Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. If you have yet not subscribed my channel, please do so and hit the bell icon so that you are aware of all the updated videos. Our today's video will discuss about the tricks of writing a research paper. This is very important for all the researchers that once you are ready with your research, now you want to publish your data. And many of the students and researchers are struggling with how to write a good paper. So today's lecture is there for you to help you learn the tricks of writing a very good research paper. Objectives of today's session include: what are the different types of manuscripts? Now, when we say a manuscript basically means a paper. So we use this word interchangeably. You either call it a manuscript or a paper. आप इसे manuscript कहें या paper कहें, ये एक ही interchangeably ये words use हो रहे होते हैं. So today we are going to discuss what are different types of manuscripts that you need to know about. Then we will also be discussing about what are the components of a research or original article. अब यहाँ ये बात और आपको समझनी है कि research article को original articles भी कहा जाता है. So research articles are also called original articles, okay? And we will discuss what are the different components. उनकी क्या-क्या headings होती हैं, क्या-क्या subdivisions होती हैं. So that is also the part of today's video. Then we are going to discuss about how to write each component of a research paper. रिसर्च पेपर के जितने कंपोनेंट्स हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह वगैरह, आज हम उस पर बात करेंगे कि वो बेसिकली लिखने कैसे हैं. देन द फाइनल ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली टू ट्रांसफॉर्म योर मेडिकल स्क्रिप्ट्स, यानी जो आप पेपर लिखेंगे, जो आप मैन्युस्क्रिप्ट लिखेंगे, वो मीडियोकर ना हो बल्कि दे आर वेरी नाइसली रिटन सो दैट दे आर विजिबल एज वेल एज साइटेबल. देखें स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपसे ये बात की थी जो रिसर्च बेसिक्स पर थी. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द वीडियो, आई विल गिव द लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन, सो वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. जब आप कोई रिसर्च करते हैं और जब वो रिसर्च पब्लिश करते हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किसी अच्छे जर्नल में पब्लिश हो ताकि वो पूरी दुनिया को विजिबल हो और लोग उसे पढ़ के अपनी रिसर्च में साइट कर सकें. सो विजिबिलिटी एंड साइटेबिलिटी ये तभी होगी जब आप किसी अच्छे जर्नल में पब्लिश करेंगे, और आप किसी अच्छे जर्नल में तब पब्लिश कर पाएंगे जब आप एक अच्छा मैन्युस्क्रिप्ट लिखेंगे. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज वीडियो एंड आई होप दैट यू विल स्टे ट्यून्ड एंड पे अटेंशन टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो. सो लेट्स मूव ऑन. What do you think are different types of manuscripts? When students come to me asking कि सर हम किस तरह का पेपर लिखें, बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत क्लियर होता है, बहुत से स्टूडेंट्स को ये बहुत क्लियर नहीं होता. So I thought कि we should discuss कि what are the different types of manuscripts that you will encounter in your life, okay? So manuscripts of different types include journal articles, synopsis, thesis and dissertation, grants and also blogs. अब इन पे one by one बात करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल आर्टिकल्स, ये वो कैटेगरी है मैन्युस्क्रिप्ट्स की जो सबसे ज्यादा कॉमनली लिखी और पढ़ी जाती है. सो आप जब जर्नल आर्टिकल्स की बात करते हैं तो हम उन आर्टिकल्स का जिक्र कर रहे हैं विच आर ऑलरेडी पब्लिश्ड इन साइंटिफिक जर्नल्स. अब साइंटिफिक जर्नल्स का मतलब क्या है? दे आर ऑल दोज जर्नल्स जो आपकी फील्ड में, अब आपकी फील्ड अगर मेडिसिन है तो मेडिकल की फील्ड में, अगर आपकी फील्ड फार्मेसी है, इंजीनियरिंग है, कॉमर्स है, व्हाटसोएवर, हर फील्ड के कुछ ऑथेंटिक जर्नल्स होते हैं. एंड रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट हमारी फील्ड में वो सारे जर्नल्स पबमेड पर होना जरूरी हैं, अदरवाइज इट्स नॉट अ गुड जर्नल, ओके? सो जर्नल आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स हैं जो किसी जर्नल में पब्लिश होते हैं. आपको इन्हीं आर्टिकल्स पे फोकस करना है. अपनी पूरी लाइफ आपने यही आर्टिकल्स पढ़ने भी हैं और जर्नल्स में अपनी रिसर्च पब्लिश भी करनी है. सो दिस इज योर प्राइमरी फोकस. और आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा भी इसी एक मैन्युस्क्रिप्ट कैटेगरी पर कि हाउ टू राइट जर्नल आर्टिकल्स. और जर्नल आर्टिकल्स की फिर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं. हम फोकस करेंगे रिसर्च आर्टिकल्स पर, या जैसे हम कह सकते हैं ओरिजिनल आर्टिकल्स पर, ओके? बट देन ये कैटेगरीज आपको पता जरूर होनी चाहिए कि व्हाट इज अ सिनॉप्सिस. सिनॉप्सिस बेसिकली सिनॉप्सिस होता है कि मैं ये रिसर्च करूंगा या करूंगी. सो इट्स अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट जिसमें आप ये बताते हैं कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट होगा क्या. सो ये आप यूजुअली सबमिट करते हैं. से फॉर एग्जांपल अगर कोई एमफिल कर रहा है या कोई पीएचडी कर रहा है या कोई एफसीपीएस कर रहा है तो अपनी रिसर्च स्टार्ट होने से पहले ये डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसे नाम देते हैं सिनॉप्सिस. ये सिनॉप्सिस सबमिट होता है किसी ना किसी साइंटिफिक कमेटी में. वो साइंटिफिक कमेटी उसको रिव्यू करती है, फिर अपने सजेशंस देती है, और अगर सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाता है उसके बाद आप उस सिनॉप्सिस में जैसा आपने लिखा है वैसे रिसर्च करते हैं. सो याद रहे कि सिनॉप्सिस रिसर्च से पहले लिखा जाता है, ओके? ये बात आपको अच्छी तरह याद रखनी है. इसे आम जबान में प्रपोजल भी कहा जाता है. देन थीसिस एंड डिसर्टेशन. नाउ थीसिस जब आप रिसर्च कर लेते हैं अपनी डिग्री के लिए,
अगर कोई स्टूडेंट्स एमफिल कर रहे हैं या बाज स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं या इवन आप एफसीपीएस कर रहे हैं, तो उसमें जो आपने रिसर्च की है, उस रिसर्च के बाद एक थीसिस डॉक्यूमेंट बनता है, उसे हम थीसिस या डिसर्टेशन कहते हैं। ये जर्नल आर्टिकल नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में होनी चाहिए। इट्स नॉट अ जर्नल आर्टिकल। सो इस थीसिस में आप डिटेल में अपनी सारी रिसर्च लिखते हैं और इसमें से फिर एक आर्टिकल पब्लिश जरूर किया जा सकता है और बहुत से स्टूडेंट्स करते भी हैं और करना चाहिए भी। सो व्हेनेवर यू राइट अ थीसिस, अल्टीमेट एम ये होना चाहिए कि इस थीसिस में से मैं किसी जर्नल में भी आर्टिकल पब्लिश करने लगा हूं। ओके, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। ग्रांट्स, रिसर्च ग्रांट्स पे हमने अपने पिछले कोर्स में बात की थी कि व्हेन वी से ग्रांट्स, तो आप मुख्तलिफ फंडिंग बॉडीज को अप्लाई करते हैं और पर्पस ये होता है कि उन फंडिंग बॉडीज से रिसर्च के लिए पैसे लिए जाए। तो उसके लिए जो प्रपोजल लिखा जाता है वो एक अलग फिनोमिना है, उस पर हम एक अलग कोर्स करेंगे कि हाउ टू राइट रिसर्च ग्रांट। ओके, बट ये भी एक तरह का मेडिकल डॉक्यूमेंट है जो आपको पता होना चाहिए। एंड देन मैनी पीपल राइट ब्लॉग्स। ब्लॉग्स आमतौर पे सादा फहम जबान में, आम जबान में लिखे जाते हैं ताकि जनरल पब्लिक, बहुत सारे लोग उसको पढ़ के उससे अफादा हासिल कर सकें। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द मेजर कैटेगरीज ऑफ मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स। जो मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स हम डेली लाइफ में इनकाउंटर करते हैं, उनकी ये मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स की मेन कैटेगरीज हैं, जिसमें से हम सबसे ज्यादा हमारा वास्ता पड़ने लगेगा अपनी एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ में, वो है विद द जर्नल आर्टिकल्स। ओके, अब जर्नल आर्टिकल्स की क्या कैटेगरीज हैं आइए देखते हैं। So the journal articles can be original research articles, they can be review articles, they can be meta-analysis, they can be short communication, it can be letter to editor and it can be correspondence. Now इन सब पे थोड़ी थोड़ी बात करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि ये कैटेगरीज हैं क्या। ये याद रहे कि नाउ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन जर्नल आर्टिकल्स। सो मैंने आपको बताया मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें से एक है जर्नल आर्टिकल। अब हम बात कर रहे हैं कि जर्नल आर्टिकल्स की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। सो जर्नल आर्टिकल की पहली जो टाइप है वो कहलाती है ओरिजिनल या रिसर्च आर्टिकल। ये वो रिसर्च आर्टिकल होता है जिसमें आप अपनी ओरिजिनल रिसर्च पब्लिश करते हैं। ये वो रिसर्च है जो पहले कभी किसी ने नहीं की। ये वो रिसर्च है जिसमें नॉवेल्टी है, विच यू आर पब्लिशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, सो ऐसे आर्टिकल को कहा जाता है ओरिजिनल आर्टिकल। याद रहे कि आपके कैरियर में सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसी रिसर्च का होगा, ओरिजिनल आर्टिकल का। आपकी प्रमोशंस में भी ये ओरिजिनल आर्टिकल्स काउंट होंगे। ओके, अगर आप किसी एकेडमिक या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में हैं तो आपकी प्रमोशंस के लिए दीज आर द आर्टिकल्स विच यू शुड पे अटेंशन टू। ओके, review articles, they are very important in the field and usually they are written by the experts. रिव्यू आर्टिकल में क्या होता है कि किसी एक टॉपिक पर दूसरे लोगों ने क्या पब्लिश किया है, यू टेक ऑल दैट पब्लिश इंफॉर्मेशन एंड देन यू प्रेजेंट इट इन काइंड ऑफ अ समरी वे। आप उसको समराइज करके अपने एक आर्टिकल में कि उसने ये बताया इस डिजीज के बारे में, उसने ये बताया, उसने ये बताया, उसने ये बताया। सो पढ़ने वाले को, अगर आप रिव्यू आर्टिकल कोई पढ़ रहा है तो उसको एक ही वक्त में, एक ही पेपर में से बहुत सारे लोगों की पब्लिश की हुई इंफॉर्मेशन वही मिल जाती है। सो रिव्यू आर्टिकल्स आर वेरी गुड। से फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कार्डियक फेलियर के बारे में पढ़ना है, सो मैं गूगल पे सर्च करूंगा सिंपल कि कार्डियक फेलियर एंड रिव्यू आर्टिकल, सो इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ रिव्यू आर्टिकल्स। तो मैं लेटेस्ट जो 2021 में या 2020 में पब्लिश हुआ है वो आर्टिकल खोल के पढ़ना शुरू करूंगा, तो उस आर्टिकल में पिछले ईयर्स में जितना भी कार्डियक फेलियर के बारे में लोगों ने रिसर्च की है, उसकी समरी और उसकी फाइंडिंग्स इस रिव्यू आर्टिकल में होंगी। सो रिव्यू आर्टिकल इज वेरी गुड। जो बिगिनर्स होते हैं, जिनको कोई टॉपिक पढ़ना और समझना होता है, तो उन्हें रिव्यू आर्टिकल पढ़ना चाहिए ताकि उनको एक पूरी पिक्चर मिल जाए। ओके, then is meta-analysis. Meta-analysis is very fantastic. It gives a very high level of evidence in medicine. और ये भी बेसिकली बहुत सारी पब्लिश क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा एक जगह जमा करके उसकी समरी बना के लिखा जाता है। तो मेटा एनालिसिस आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ आर्टिकल न्यू इन्फॉर्मेशन एक्वायर करने के लिए। देन शॉर्ट कम्युनिकेशन। शॉर्ट कम्युनिकेशन में जैसे कि नाम में बता रहा है, इट टेल्स इट्स अ शॉर्ट कम्युनिकेशन। सो द ऑथर इज कम्युनिकेटिंग टू द वर्ल्ड इन अ वेरी शॉर्ट मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म। ओके, कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें मेरी फाइंडिंग्स ये हैं। Then there are letter to editors, editorials and correspondence. Sometimes you write to the editor कि जी ये बहुत बर्निंग टॉपिक है और इस पे मैं ये दुनिया को बताना चाहता हूं, ये 2 पैराग्राफ मेरे हैं। सो हम इन तमाम मैन्युस्क्रिप्ट टाइप्स पर वक्तन फवक्तन वी विल हैव डिफरेंट वीडियोस ऑन ईच वन ऑफ देम, बट टुडेज फोकस विल बी ऑन ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स। सो आज हम बात करेंगे ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स के बारे में। ओके, सो आपको ये पूरा फ्रेम क्लियर होना चाहिए कि हम आज क्या बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, जिसमें एक कैटेगरी थी जर्नल आर्टिकल्स की। जर्नल आर्टिकल्स की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं और आज हम फोकस करेंगे ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स पर, जिन्हें हम आम जबान में कहते हैं रिसर्च पेपर। सो रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर इन अ वेरी नाइस वे इज द फोकस ऑफ टुडेज लेक्चर।
Let us now talk about different components of our original research article. मैंने आपसे कहा कि we are now discussing about research articles. So these are the different components of an original research article. Okay, एक पेपर के ये मुख्तलिफ components होते हैं. ये देखते हैं one by one ये क्या है. सबसे पहले usually आप किसी भी पेपर को उठा के PubMed से पढ़ लीजिए. There will be a title obviously ताकि आपको पता लगे वो रिसर्च किस बारे में की गई है. So the title is the first thing. Then there is an abstract. Then there is a graphical abstract. हम इस पे बात करेंगे कि what is a graphical abstract. Then obviously there is an introduction, methodology, results, discussion, conclusion, and also the references. Okay, so these are the usual generalized headings. अब बाज़ औक़ात particular journals की कुछ अलग से requirements भी होती हैं. जैसे for example बाज़ journals कहते हैं कि supplementary files की भी heading लगाइए, बाज़ कहते हैं कि आप limitations की भी heading लगाइए. But वो जर्नल स्पेसिफिक चीजें ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको हर आर्टिकल में मिलेंगी. ये हेडिंग्स वो हेडिंग्स हैं, ये वो कंपोनेंट्स हैं विच यू विल फाइंड इन ईच एंड एवरी आर्टिकल दैट यू स्टडी. और जब आप भी पेपर लिखेंगे आपको इनके बारे में पता होना चाहिए. अब हम करेंगे ये कि वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग वन बाय वन ईच हेडिंग कि हर हेडिंग का कंपोनेंट क्या है और उसे किस तरह से आपने लिखना है. आइए देखते हैं. ये लिखने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑलवेज चेक जर्नल्स फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस थॉरली. देखें, जब आप एक रिसर्च पेपर तैयार कर लेते हैं तो वो रिसर्च पेपर किसी जर्नल में भेजने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप उस जर्नल की फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस को स्टडी कर लीजिए. देखें, बाज़ जर्नल्स की ये लिमिटेशन होती है कि यू हैव टू बी इन पर्टिकुलर रेंज एंड लिमिट्स. यानी पूरा आर्टिकल से फॉर एग्जांपल 2000 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट 200 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 फिगर्स होनी चाहिए मैक्सिमम, 2 टेबल्स होने चाहिए, टाइटल में 10 वर्ड्स या कैरेक्टर्स होने चाहिए. सो आपको जर्नल की फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस पढ़ना पहला स्टेप होगा. ठीक है, एक दफा जब आपके सामने वो मौजूद होंगी, अब आप अपना आर्टिकल लिखेंगे उस हिसाब से. आइए देखते हैं कि टाइटल लिखते वक्त और टाइटल पेज बनाते वक्त आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है. मैं अब आपके सामने एक टाइटल प्रेजेंट करता हूं अगली स्लाइड में. उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि टाइटल्स की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ओके, सो पहला पॉइंट देखें क्या लिखा है, इट शुड बी कैची. व्हेन आई से इट शुड बी कैची, इसका मतलब यह है कि देखें, जब कोई गूगल पे सर्च करेगा या पबमेड पे सर्च करेगा तो आपका टाइटल पहली चीज है जो उसके सामने आएगा. अगर टाइटल बड़ा बोरिंग सा होगा, लंबा चौड़ा, जिसके कोई मीनिंग नहीं होंगे, सो लोग वो आर्टिकल शायद खोल के देखें भी ना. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर टाइटल शुड बी वेरी कैची, यानी पढ़ के वो आपको हिट करना चाहिए. ओके, और वो ऑब्वियसली दिस कम्स विद प्रैक्टिस, बट आपको इस लेवल पे ये पता होना चाहिए कि आपका टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए. देन व्हाट यू शुड नो is that it should, and let's take them all together and then I will discuss them one by one. So it should not be, the second point is it should reflect the theme. आपने जिस टॉपिक पे पेपर लिखा है आपका टाइटल उस पर रिफ्लेक्टिव हो. ये ना हो कि हेडिंग आपने कुछ लगाई है. मैं हमेशा कहता हूं कि जी चलने की हेडिंग लगाई और लिखा गन्ने के बारे में, ये नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इन कॉन्ग्रुएंस. यानी से फॉर एग्जांपल अगर आपका पूरा पेपर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में है तो ये ना हो कि टाइटल में पढ़ के ब्रेस्ट कैंसर कहीं जिक्र ही ना हो रहा हो. इट शुड बी वेरी क्लियर फ्रॉम द टाइटल कि आपकी रिसर्च एक्चुअली है क्या. तब जाके ऑथर्स उस पेपर को खोलेंगे और पढ़ेंगे और लोग आपके पेपर की तरफ माइल उसी वक्त होंगे जब आपका टाइटल अच्छा होगा. ओके, इट शुड too long should be avoided, should not be too long. यानी ये ना हो कि 6 लाइनों पर मुश्तमिल आपका एक लंबा सा टाइटल लिखा हुआ है, किसी को उसको में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है. लोग कहेंगे यार टाइटल इस तरह लिखा है तो पता नहीं पेपर किस तरह लिखा होगा. So nobody will open the paper. Okay, and then avoid using jargons. Too complicated should be avoided. बाज लोग ये करते हैं कि सिंपल वर्ड्स के लिए मुश्किल चीजें यूज करना शुरू कर देते हैं. सो टाइटल ऐसा लिखते हैं थिसॉरस खोल के और एक एक वर्ड का सिनोनिम ढूंढते हैं कि जी सिंपल वर्ड का मुश्किल वर्ड क्या मिले तो मैं वो अपने टाइटल में यूज करूं, थिंकिंग कि जितना मुश्किल टाइटल लिखा जाएगा उतना ज्यादा शायद अच्छा लग रहा होगा पढ़ने वाले को. ऐसा नहीं है. साइंटिफिक पेपर्स सिंपल वर्ड्स में लिखने चाहिए. जितना सिंपल वर्ड्स में आप साइंटिफिक पेपर लिखेंगे उतना रीडर के लिए बेनिफिशियल होगा. ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थिंक अबाउट सर्चेबिलिटी एंड डू अ लिटिल गूगल सर्च. जब आप कोई टाइटल लिख रहे होते हैं तो ये सोचिए कि आपका पेपर जब आप सबमिट करा देंगे और वो पब्लिश हो जाएगा तो लोग उसे सर्च कैसे करेंगे. यानी अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर पे पेपर लिख रहा हूं तो मेरे टाइटल में ब्रेस्ट कैंसर आना चाहिए, मेरे कीवर्ड्स में ब्रेस्ट कैंसर आना चाहिए. वरना ये होगा कि लोग जब ब्रेस्ट कैंसर सर्च करेंगे तो मेरा टाइटल पॉपअप नहीं करेगा, गूगल सर्च में नहीं आएगा. इसलिए बहुत जरूरी है कि ये तमाम बातें आप ख्याल रखें एक टाइटल लिखते वक्त. देखें, डिड यू एवर थिंक अबाउट इट कि एक सिंपल सा टाइटल लिखने के लिए इतनी सारी बातों का ख्याल रखना जरूरी है. बिल्कुल जरूरी है. अगर आप एक अच्छा आर्टिकल लिखना चाहते हैं, अगर आपको मीडियोकर आर्टिकल लिखना है, किसी एवरेज जर्नल में पब्लिश करना है, देन यू आर फाइन.
बट इफ यू वांट टू पब्लिश इन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स, अच्छे जर्नल में पब्लिश करना है, तब आपको इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ेगा. दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एक अच्छा आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हो. ओके, अब ये एक मैंने आपके सामने मेरा ही एक पब्लिश पेपर है, 2016 में हमने ये पब्लिश किया था एक इंटरनेशनल जर्नल में विद अ वेरी गुड इम्पैक्ट फैक्टर. सो देखें ये क्या कह रहा है, कैंसर पैटर्न्स इन कराची, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, पाकिस्तान. फर्स्ट रिजल्ट्स और कब से कब, 2010 से 15, from a pathology based cancer registry of the largest government run diagnostic and reference. Although this is a little long title, but it is covering everything that I wanted to convey to my audience. इसमें बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि हम कैंसर पैटर्न्स की बात कर रहे हैं. इसमें यह भी पता चल रहा है कि हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, 2010 से 2015 के डेटा की बात कर रहे हैं. इसमें यह भी पता चल रहा है रिसर्च कहां हुई है. ओके, सो टाइटल शुड बी कैची, it should be detailing important points, it should be in line with the main theme of your paper. Okay, तो ये टाइटल लिखते वक्त इन बातों को आपने ख्याल रखना है. अब ऑथर्स के साथ जो अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे होते हैं, सर ये 1, 2 फर्स्ट ऑथर कौन है, सेकंड ऑथर कौन है. देखें यहां ऑथर्स के साथ आपको ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में कुछ नंबर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं. जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है मोहम्मद आसिफ कुरैशी, उसके ऊपर लिखा हुआ 1 and 2. सो ये 1 और 2 जो है ये ऑथर नंबर 1 या ऑथर नंबर 2 नहीं है, क्योंकि आप देखें आगे लिखा हुआ है तलत मिर्जा का नाम, और तलत मिर्जा में भी ऊपर लिखा हुआ है 1, सईद खान 1, मारिया जाहिद 1, इकरामदीन उजन 3. ये 1, 2 और 3 बताते हैं उस ऑथर की इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन, यानी 1 जिसके आगे लिखा है वो काम करते हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में फॉर एग्जांपल. 2 जिनके आगे लिखा हुआ यानी मेरे नाम के आगे, वो ऑल्सो काम करते हैं जोहानस गुटनबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ माइंस जो कि जर्मनी में है. उस वक्त मैं वहां पोस्ट डॉक भी कर रहा था एंड आई वाज एफिलिएटेड देयर. 3 जिसके नाम के आगे लिखा हुआ है वो लम्स में काम करते हैं. सो द पॉइंट इज 1, 2, 3 और ये जो सिंबल्स लिखे होते हैं दैट बेसिकली डिनोट्स इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन ऑफ द ऑथर. ओके, तो ये बात आपने याद रखनी है. और फिर मेरे नाम के साथ अगर आप नोट करें तो एक अजीब सा सिंबल भी बना हुआ है. उस सिंबल का भी कुछ मतलब है. वो सिंबल बना होता है यूजुअली कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर के साथ. कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर का मतलब होता है ग्रुप लीडर या वो ऑथर जो जर्नल के साथ सारी कॉरेस्पॉन्डेंस करता है, सबमिट करना, रिव्यूअर्स के रिस्पॉन्स का जवाब देना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, सो दिस इज हाउ अ टाइटल पेज और अ टाइटल शुड बी डिजाइन्ड. इट शुड कंटेन द टाइटल, it should contain names of authors, it should contain affiliations of author, it should contain details of the corresponding author. So ये सारी चीजें एक अच्छे लिखे हुए टाइटल पेज का हिस्सा जरूर होनी चाहिए. So you should remember this. Okay, आइए देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है. एब्स्ट्रैक्ट के बारे में देखें, ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि एब्स्ट्रैक्ट इज द विंडो टू योर आर्टिकल. सबसे पहले सर्च करने वाले गूगल में या पबमेड पे आपका टाइटल देखते हैं. अगर उनको टाइटल अच्छा लगेगा देन दे विल क्लिक द एब्स्ट्रैक्ट. और एब्स्ट्रैक्ट अगर अच्छा लिखा हुआ है तो शायद वो आपका पूरा आर्टिकल खोल के पढ़ें. सो यू हैव टू फोकस ऑन राइटिंग अ वेरी वेरी गुड एब्स्ट्रैक्ट. ओके, इट्स अ विंडो टू योर आर्टिकल. खिड़की है जिसके थ्रू लोग आपके आर्टिकल में एंटर होंगे अगर वो खिड़की उनको अच्छी लगी. राइट, सो मोस्ट रेड पार्ट ऑफ योर आर्टिकल, सबसे ज्यादा लोग पढ़ते ही एब्स्ट्रैक्ट हैं. एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के उनको अंदाजा हो जाता है ये किस किस्म की रिसर्च है, इस रिसर्च में क्या कर रखा है और लोगों का फोकस क्या है. सो अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से लिखा हुआ है देन यू विल अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस. ओके, चेक इफ स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इज द रिक्वायरमेंट. बाज़ औक़ात जर्नल्स कहते हैं कि हमें एक स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, जिसका मतलब यह है कि एब्स्ट्रैक्ट में ये हेडिंग होनी चाहिए इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन, छोटी छोटी वर्ड लिमिट्स के साथ. और अगर वो कहते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, जिसका मतलब यह है कि आपको हेडिंग्स नहीं लगानी, एक पैराग्राफ लिखना है बगैर हेडिंग्स के. सो ये जर्नल की रिक्वायरमेंट है. मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि यू हैव टू चेक विद द जर्नल कि जर्नल की गाइडलाइंस क्या है. जर्नल की गाइडलाइंस को आपको फोकस करना है. देन बी सेकंड का मतलब है आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रहना है. देखें ज्यादातर जर्नल्स कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट वर्ड लिमिटेड होने चाहिए. देयर आर मेनी जर्नल्स हु से दैट योर एब्स्ट्रैक्ट शुड बी नो मोर देन 250 वर्ड्स. There are some journals which allow up to 300 words, but not more than 300 words. 300 words में abstract लिखना एक मुश्किल काम है. But this is what you should learn जब आप ये research की practices कर रहे हैं. So आपको पता होना चाहिए कि abstract कम से कम अल्फाज में लिखना है. You have to be to the point. बहुत डिटेल नहीं लिखनी, क्योंकि सारी डिटेल्स आगे आप अपने आर्टिकल में लिखेंगे. So at this moment you have to be very very crisp, very crystal clear. Okay? All details are not always required. Usually begins with an introduction. So all these points are important when you are writing an abstract. So आपने देखा कि हमने अच्छा टाइटल लिखने के बारे में बात की. Then we talked about writing a very good abstract. Let's move on to the next component of original article.
Let us now talk about the next component of the original article. ये component हर journal की requirement नहीं होता. Some very good journals ask for graphical abstract. Abstract तो आप हर जर्नल में जमा करवाएंगे, लेकिन ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट कुछ बहुत अच्छे जर्नल्स मांगते हैं. फॉर एग्जांपल यहां मैंने एक एग्जांपल दी है. देयर इज अ पेपर जो मैंने हेपेटोलॉजी में पब्लिश किया था. हेपेटोलॉजी इज अ वेरी टॉप नॉच जर्नल ऑफ लिवर पैथोलॉजी और लिवर मेडिसिन. लिवर की जो डिजीजेस हैं उनके लिए दिस इज अ वेरी हाई इंपैक्ट इंटरनेशनल जर्नल. ओके, इट्स इंपैक्ट फैक्टर इज अराउंड मोर देन 10. सो इट्स अ वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी हाई इंपैक्ट जर्नल. वहां हमने जब ये पेपर पब्लिश किया, सो दे आस्क फॉर अ ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट एंड यू कैन सी हियर ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में देयर इज नो डिटेल्स और नो पैराग्राफ्स रिटन. इट्स सिंपली पिक्टोरियल. इसमें डायग्राम्स बनी हुई हैं. तो अगर कोई जर्नल आपसे ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट डिमांड करता है तो आपने बेसिकली करना ये होता है कि आपके एब्स्ट्रैक्ट में जो फाइंडिंग्स हैं उनकी आपने पिक्चर्स बनानी होती हैं. जैसे यहाँ पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे एक हेपेटोसाइट की डायग्राम बनी हुई है, हेपेटोसाइट्स में से टी सेल्स रिलीज हो रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. ओके, सो द होल पिक्चर represented here is pictorial presentation of the complete research. जो पूरी रिसर्च की गई उसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, उसे कहा जाता है ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट. याद रहे कि ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी जर्नल. ओनली फ्यू जर्नल्स, वेरी गुड जर्नल्स आस्क फॉर इट. ओके, नाउ हमने टाइटल की बात की, वी टॉक्ड अबाउट एब्स्ट्रैक्ट, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट. अब आइए बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हाउ टू राइट अ गुड इंट्रोडक्शन. देखें, इंट्रोडक्शन का मैं आज आपको एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूं, एक पैटर्न बता देता हूं, और ये पैटर्न अप्लाई होता है हर पेपर पर. चाहे आप मेडिसिन का पेपर लिख रहे हैं, या आप इंजीनियरिंग का पेपर लिख रहे हैं, या आप कॉमर्स का पेपर लिख रहे हैं, इट अप्लाइज ऑन एवरीथिंग. इट्स अ जनरल फॉर्मूला. अब देखते हैं जनरल फॉर्मूला क्या है. यूजुअली आपके पेपर के इंट्रोडक्शन में 4 से 5 पैराग्राफ्स होने चाहिए. दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं. ओके, एंड इससे ज्यादा लॉन्ग इंट्रोडक्शन फिर बहुत लॉन्ग हो जाता है. रीडर बहुत ही बुरा महसूस कर रहे होते हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा होता, वो समझने में पढ़ने में इतना क्लियर नहीं होता. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी सेकंड. पूरा पेपर आपका मतलब बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लिखा हुआ होना चाहिए, विदाउट एनी अननेसेसरी डिटेल्स. उसमें कोई अननेसेसरी डिटेल नहीं होनी चाहिए. ओके, यूजुअली इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक देयर. एंड व्हेन आई से इंट्रोड्यूस द टॉपिक, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बताता हूं. फॉर एग्जांपल, मैं एक पेपर लिख रहा हूं ब्रेस्ट कैंसर पर, तो मुझे पहले पैराग्राफ में ब्रेस्ट कैंसर को इंट्रोड्यूस करना होगा. कैसे? ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन malignancy in females across the globe. Throughout the world, blah blah blah, numbers of breast cancers are reported every year, and blah 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 is the number of patients that die every year across the globe. In Pakistan, the incidence and prevalence of breast cancer is this, and the mortality of breast cancer in Pakistan is this. Therefore, it is a high burden disease which needs to be addressed. आपने देखा इस पैराग्राफ में मैंने क्या किया? मैंने ब्रेस्ट कैंसर की पहले ग्लोबल पिक्चर दिखाई कि ग्लोबली ये कितना कॉमन है, उसके बाद उसकी लोकल और रीजनल पिक्चर दिखाई. ये पहला पैराग्राफ आपके हर टॉपिक के लिए जनरल फॉर्मूला है. से फॉर एग्जांपल आप कोलोन कैंसर पे बात कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल आप हाइपरटेंशन पे बात कर रहे हैं. सो hypertension is one of the major leading cause of death throughout the globe. Internationally, each year, number of patients are affected with hypertension. Of these, blah blah blah, number are affected by the complications. In Pakistan, the incidence and prevalence of hypertension is this. So there is a general formula. Pick up any disease, pick up any topic, and talk about the importance of the topic. Introduce the topic. Talk about the global picture first, and then talk about the regional picture. Okay, so that's how you write introduction. I hope this is very clear to all of you. And then usually, in the second paragraph, you cite about relevant details. When we say cite about relevant details, that basically means कि आप जिस टॉपिक पे काम करने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में लोगों ने क्या पब्लिश किया, जरा वो बताइए. सो पहला पैराग्राफ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मैंने आपको बताया. नाउ उसको कंटिन्यू करते हैं. So in Pakistan, people have investigated breast cancer in the past decade, and their findings are internationally, these are the findings. Locally, in this country, in that country, they did this. So ये जो आपका सेकंड पैराग्राफ है, ये एक्चुअली आपका लिटरेचर रिव्यू है कि इस टॉपिक पर जिसे आप पब्लिश करने लगे हैं, इस पेपर में लिख रहे हैं, उस टॉपिक पर और कितने लोगों ने क्या काम किया हुआ है, ब्रीफली आपने बताना है. अब ये सेकंड पैराग्राफ जरूरी नहीं है कि ये एक ही पैराग्राफ हो, ये सेकंड पैराग्राफ 2 पैराग्राफ भी हो सकता है, यानी आप सेकंड और थर्ड कह लीजिए उसको. बट उन दोनों पैराग्राफ का, या अगर आप 3 लिख रहे हैं, मैं रेकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आप 3 पैराग्राफ तक लिख रहे हैं इस लिटरेचर रिव्यू के बारे में, काफी लंबा हो जाएगा, बट स्टिल उसमें आप बात कर रहे हैं लिटरेचर रिव्यू ही की. सो फर्स्ट पैराग्राफ, इंट्रोड्यूस द टॉपिक. सेकंड पैराग्राफ,
literature review, what people have done on this topic. Third paragraph, now what you will do, what are the identified knowledge gaps, कि जी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों ने इस पे ये काम किया, ये चीज नहीं पता, तो ये चीज जो नहीं पता, विच इज कॉल्ड द नॉलेज गैप, वो आप लिखेंगे थर्ड पैराग्राफ में. और फोर्थ पैराग्राफ में what you will write is, in this study we are going to do this. So ये वो आखिरी पैराग्राफ होगा जिसमें आप रीडर को ये बताएंगे कि आप इस स्टडी में क्या करने जा रहे हैं. So say for example in this study we are going to investigate the mortality of breast cancer patients in Karachi. So ये आपने लास्ट पैराग्राफ में यहां पे लाके बात को छोड़ना है. So आपने शुरू किया ब्रेस्ट कैंसर की ग्लोबल पिक्चर से, उसकी रीजनल पिक्चर, ब्रेस्ट कैंसर पे लोगों ने क्या काम कर रखा है, कराची में उसकी अगर मोर्टेलिटी नहीं पता तो ये आपका नॉलेज गैप हो जाएगा. और लास्ट पैराग्राफ होगा, in this paper या in this study we are going to address the mortality of breast cancer patients in Karachi. So ये एक जनरल पैटर्न है जिसपे बेस करके आप अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं. अब चाहे वो कोई भी डिजीज हो या वो कोई भी ड्रग हो या वो कोई भी टॉपिक हो, आपका जनरल फ्रेम यही रहेगा. सो इंट्रोडक्शन लिखने का, एंड दैट्स अ वेरी नाइस इंट्रोडक्शन. ओके, सो दैट्स अ जनरल फॉर्मूला यू अप्लाई ऑन एवरी पेपर. Now let's talk about methodology. Now when we talk about methodology, these are the points that you must remember, that your methodology, पहला पॉइंट देखें मैंने क्या लिखा है, साइंस मस्ट बी रिप्रोड्यूसिबल. तो आपने मेथोडोलॉजी ऐसे लिखनी है कि वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, पढ़ने वाले को पढ़ के पता लग जाए कि अच्छा अगर मुझे कभी यही एक्सपेरिमेंट करना हुआ तो मैं ये एक्सपेरिमेंट कैसे करूंगा. इट शुड बी वेरी वेरी क्लियरली रिटन. सो साइंस की रिप्रोड्यूसिबिलिटी बहुत जरूरी है. ये ना हो कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, आप अपने पेपर में उसकी मेथोडोलॉजी क्लियर लिख ही नहीं रहे, और जब लिखेंगे नहीं तो कोई और उसको कैसे रिपीट करेगा या कैसे उसको देखेगा, या अगर उसको वैसे ही कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने हुए तो वो कैसे करेगा. सो आपका अच्छा कंट्रीब्यूशन तब होगा जब आप अच्छे तरीके से उसकी मेथोडोलॉजी लिखेंगे. ओके, इट मस्ट बी वेरी क्लियर एंड डिटेल्ड, वेरी क्लियर टू यू. Clearly explain your materials, your experiments, your data acquisition. So usually जब methodology लिखी जाती है पेपर में तो उसमें मुख्तलिफ हेडिंग्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल मटेरियल्स यूज्ड, आपने कौन कौन से मटेरियल्स यूज किए, कौन सी कंपनी के मटेरियल्स यूज किए, किस कॉन्सेंट्रेशन में यूज किए, किस क्वांटिटी में यूज किए, और आपने डेटा किस तरह हासिल किया, कौन कौन से वेरिएबल्स हासिल किए, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके स्टेप वाइज प्रोटोकॉल आपको लिखने चाहिए कि ये यूं 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 करके मैंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. द पॉइंट इज कि योर मेथोडोलॉजी शुड बी रिटन इन ग्रेट डिटेल, ताकि कोई भी जब उसको पढ़े तो उसको एग्जैक्टली पता हो कि आपने किन कंडीशंस में काम किया है, क्या यूज करके काम किया है, और अगर ऐसे काम किए जाए तो रिजल्ट्स कैसे आते हैं जो कि आप अपनी पेपर में पब्लिश करेंगे. सो योर मेथोडोलॉजी शुड बी वेरी 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 क्लियरली रिटन. Also in methodology you have to talk about your IRB approval. Now IRB is the Institutional Review Board, या बाज इदारों में इसको ERC भी कहा जाता है, एथिकल रिव्यू कमेटी. आप कोई भी रिसर्च बगैर IRB और ERC के अप्रूवल के नहीं कर सकते. अगर उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, अगर उसमें ह्यूमन टिश्यूज इन्वॉल्वमेंट है, अगर उसमें आप ह्यूमन डेटा यूज कर रहे हैं अपने इदारे का, सो प्लीज अपने इदारे से IRB अप्रूवल लीजिए और उस अप्रूवल का जिक्र इस मेथोडोलॉजी में कीजिए कि द स्टडी हैज बीन अप्रूव्ड by the IRB of blah 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 university and the approval number is this. अब तकरीबन तमाम ही अच्छे जर्नल आपकी यूनिवर्सिटी का IRB अप्रूवल मांगते हैं. अगर IRB अप्रूवल नहीं है तो बहुत सारे जर्नल्स कहते हैं कि अपने डीन का लेटर लाएं या किसी ना किसी तरह का एथिकल लेटर लेके आइए जिससे कि पता लगे कि आपकी स्टडी ऑथेंटिक है और आपने कहीं से डेटा उठाया नहीं. ओके, यू ऑलवेज हैव टू टॉक अबाउट पेशेंट कॉन्सेंट. अपने मेथोडोलॉजी में आपको मेंशन करना है कि क्या आपने पेशेंट से कॉन्सेंट ली थी या नहीं ली थी. अगर पेशेंट ने आपको कॉन्सेंट दी थी तो वो मेंशन करें कि देयर वाज अ रिटन इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट टेकन फ्रॉम द पेशेंट अबाउट यूज ऑफ हिज और हर सैंपल्स. ओके, सो दिस इज अ गुड मेथोडोलॉजी. इट शुड बी डिटेल्ड, इट शुड टेल एवरीथिंग अबाउट योर materials, your methodology, your experiments, your data acquisition, data analysis. ये तमाम चीजें आपने अपने मैन्युस्क्रिप्ट के मेथड पोर्शन में लिखनी है. IRB अप्रूवल्स का जिक्र करना है और कॉन्सेंट की बात करनी है. So that makes a very nice methodology. Let us now talk about another component of original article, which is the results. याद है मैंने आपको शुरू में बताया था कि there is a title, then abstract, then graphical abstract, then introduction, then methodology, and then the results. Results में लिखते वक्त आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, आइए देखते हैं. Explain all the figures and tables accurately. आप अपने पेपर में जो भी फिगर्स यूज कर रहे हैं और जो टेबल्स, याद रखिए कि उनका तस्करा करना अपने रिजल्ट्स के टेक्स्ट में जरूरी है. ये ना हो कि आपने एक टेबल दे दिया और रीडर खुद समझे कि ये टेबल क्यों दिया है, इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है. आपको वो सही से अपने रिजल्ट्स के सेक्शन में डिटेल में बताना है. ओके, डू नॉट ओवर क्लेम. देखिए अपने रिजल्ट्स में जो रिजल्ट्स आए हैं वही लिखने हैं.
ये ना हो कि उसमें कोई ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं या उसमें कोई वो कहते हैं ना कि उसको मक्खन वक्खन लगा के तेज कर दिया, ऐसा नहीं है। आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसके जो रिजल्ट्स आए आपने एज इट इज लिखने हैं। देखें, राइट फ्रॉम टुडे, अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या आप एमफिल रिसर्चर हैं या पीएचडी रिसर्चर हैं या आप एफसीपीएस रिसर्चर हैं या आप फैकल्टी रिसर्चर हैं, अपने दिमाग में ये बात अभी से डाल दीजिए कि रिसर्च में कभी भी ओवर क्लेम्स अच्छी बात नहीं है। जो डेटा जैसे ही आया वैसे ही आपको लिखना है, उसमें लगाई बुझाई करके आपने यू डोंट हैव टू इंक्रीज दी। ये मत सोचिएगा कि मैं अगर यूं कर दूं तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी कि जी मेरी रिसर्च से तो आई हैव चेंज द ट्रीटमेंट मोडालिटी। प्लीज बी वेरी हम्बल और बी ट्रू। जो आपके रिजल्ट्स आए उसको वैसे ही लिखिए। डू नॉट डिस्कस योर रिजल्ट, जस्ट स्टेट देम। देखें, रिजल्ट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपना रिजल्ट लिखते हैं और फिर उस पर डिस्कशन शुरू कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर की आपने मोर्टेलिटी पता की कराची में और वो मोर्टेलिटी 13.5%। सो आप लिख रहे हैं कि इन आवर स्टडी वी फाउंड दैट द ब्रेस्ट कैंसर मोर्टेलिटी इन कराची रीजन इज 13.5। खत्म, यू हैव स्टेटेड अ फैक्ट। अब आप आगे शुरू कर दें, इन माय ओपिनियन इट मे बी हायर इन पंजाब और इट मे बी लोअर इन केपी के। ये डिस्कशंस नहीं करने, क्योंकि डिस्कशन आपने करने हैं डिस्कशन के सेक्शन में, जो कि अगला पेपर का कंपोनेंट है। रिजल्ट्स में आपने सिर्फ रिजल्ट्स लिखने हैं, ओके? और जैसे आए हैं वैसे ही लिखने हैं, उस पर कोई डिस्कशन इस सेक्शन में नहीं करना। आइडियली रिजल्ट्स में कोई रेफरेंसेस नहीं होते, क्योंकि ये आपका अपना काम है, आप खुद वो लिख रहे होते हैं, तो देयर आर नो रेफरेंसेस देयर एंड यू हैव टू डोंट टॉक अबाउट अदर स्टडीज, उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये देखा, उन्होंने देखा, डिस्कशन नहीं करना। मैं बार बार कह रहा हूं, रिजल्ट्स को एज इट इज, जैसे आपका डेटा प्रेजेंट हुआ है वैसे आपको लिखना है। एंड प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फिगर्स, प्रिपेयर गुड क्वालिटी इमेजेस एंड एस्थेटिक्स आर इंपॉर्टेंट। इसका क्या मतलब है? देखें, जब आप इतनी रिसर्च करते हैं, 3, 4, 5, 6 महीने आपने रिसर्च की, उसके बाद पेपर लिखा, तो ये बहुत जरूरी है कि जो रिसर्च आपने की है उसका डेटा आप ब्यूटीफुली प्रेजेंट करें। डेटा को खूबसूरती से प्रेजेंट करना एक अलग आर्ट है और मेरा इंशाल्लाह इरादा है कि मैं इस पे भी आप लोगों की वर्कशॉप्स रखूंगा कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स कैसे यूज किए जाते हैं और अच्छी इमेजेस कैसे बनाई जाती हैं। ओके, आइए देखते हैं कौन कौन से यूजुअल सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पे आपको कमांड होनी चाहिए एक अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें वर्ड है, पावर पॉइंट है, ये आपको आना चाहिए। SPSS, प्रिज्म, ये डेटा एनालिसिस के स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स हैं। एंड नोट, रेफरेंस लिखने के लिए है। फिर फ्लो, जो एडोब और इरफान यू, ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें इमेजेस एडिट होती हैं। तो इन सब पे अगर आपको ग्रिप है देन यू आर फाइन। फिर आप ऐसे पेपर्स लिखेंगे कि लोग आपसे पूछेंगे ये पेपर्स लिखे कैसे। यू विल प्रिपेयर गुड क्वालिटी इमेजेस। हम एक वर्ड यूज करते हैं मेडिकल राइटिंग में, जैसे कहा जाता है पब्लिशेबल इमेजेस। पब्लिशेबल इमेजेस का मतलब है वो इमेजेस जो पब्लिश करने के काबिल हो, यानी वो देखने में अच्छी लगे, गुड क्वालिटी इमेजेस। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूं, देखें। Here is one of the image from one of my papers, जो भी हमने पब्लिश नहीं किया, we are in the process of writing it, but you see यहां पे आप इसको डिटेल में वीडियो रोक के देखिएगा। महीनों का डेटा है, सालों का डेटा है, बट एक फिगर में कंसोलिडेट किया हुआ है। इस फिगर के 4-5 डिफरेंट पार्ट्स हैं, बट कोशिश की गई है कि बहुत खूबसूरती से उन तमाम चीजों को दिखाया जाए और नाइसली प्रेजेंट किया जाए एक समराइज्ड वे में। मतलब ये भी मैं कर सकता था कि इसमें से एक एक पार्ट को लेता और एक अलग अलग फिगर बनाता, तो मेरे पास 6 फिगर्स बन जाती। लेकिन आपको मैंने बताया कि पेपर आपको लिखना है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव पेपर लिखने का मतलब यह है ज्यादा से ज्यादा डेटा को अच्छे से अच्छे तरीके से कम फिगर्स में प्रेजेंट किया जाए। तो यहां बहुत सारा डेटा है बट एक फिगर बनाई है। इसी तरह अभी मैं आपको नेक्स्ट फिगर दिखाने लगा हूं जिसमें फिर बहुत सारा डेटा है बट एक फिगर बनाई है। ये अच्छे जर्नल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आप गुड नंबर ऑफ डेटा, बिग क्वालिटी ऑफ डेटा, बिग क्वांटिटी ऑफ डेटा समराइज करके अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। ये मैं आज की वीडियो में इसको फोकस नहीं कर रहा कि ये कैसे करना है, बिकॉज इस पे एक पूरी हमें अलग वर्कशॉप करनी होगी, इस पे अलग वीडियो सीरीज बनानी होगी कि पब्लिशेबल क्वालिटी इमेजेस बनानी कैसे हैं, डेटा एनालाइज करके ग्राफ्स बनाने कैसे हैं, वो भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स के प्लेटफॉर्म से। वी विल लर्न ऑल दीज थिंग्स। बट आज आपको बताने का मकसद ये है कि रिजल्ट्स में इमेजेस और टेबल्स और फिगर्स बहुत ब्यूटीफुल होने चाहिए ताकि आप किसी अच्छे जर्नल में उसको पब्लिश कर सकें। ओके, आइए ऑलमोस्ट द लास्ट पार्ट ऑफ योर पेपर, डिस्कशन। देखिए, डिस्कशन में अगेन एक जनरल फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, देयर इज अ जनरल फॉर्मूला कि आपने फर्स्ट पैरा में ये लिखना है, सेकंड में ये लिखना है, थर्ड में ये लिखना है। इसी तरह डिस्कशन में भी देयर आर सम पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। यूजुअली जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है डिस्कशन का, इट बिगिंस विद द टॉपिक। अगेन यहां आप टॉपिक थ्रो करते हैं डिस्कशन में कि ब्रेस्ट कैंसर इज अ मेजर बर्डन थ्रू आउट द ग्लोब, और यहां इंट्रोडक्शन की तरह यहां एक पैराग्राफ में आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं टॉपिक को। अच्छा, फिर आप डिस्कशन के डिपेंड करता है कि आपके पास कितने रिजल्ट्स आए। आपके पास 5-6 बुलेट पॉइंट्स आए हैं तो 5-6 पैराग्राफ्स बन सकते हैं रिजल्ट के। अगर आपके पास 1-2 ही रिजल्ट के बुलेट पॉइंट्स हैं तो 2-3 पैराग्राफ्स बन सकते हैं। तरीकेकार ये होता है कि आपके जो रिजल्ट्स आए हैं
आप एक नए पैराग्राफ का पहला लाइन वही लिखेंगे और फिर उसको डिस्कस करेंगे। कैसे? से फॉर एग्जांपल मैं बार बार ब्रेस्ट कैंसर की एग्जांपल दे रहा हूं और एक हाइपोथेटिकल नंबर बता रहा हूं कि सपोज कराची में ब्रेस्ट कैंसर की मोर्टेलिटी है 13.5%। ओके, सो हियर वी गो लाइक दिस। सो इन कराची द मोर्टेलिटी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स इज 13.5%। फुल स्टॉप के बाद तो ये आपने पहला रिजल्ट लिख दिया, पहली लाइन। आगे, आवर रिजल्ट्स आर इन लाइन विद डेटा पब्लिश्ड फ्रॉम पंजाब कैंसर रजिस्ट्री। They also found similar percentage of mortality, blah blah blah. तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक लाइन लिख रहे हैं जिसमें आप अपना रिजल्ट बता रहे हैं, फिर उसके बाद बता रहे हैं क्या किसी और ने भी ऐसा ही रिजल्ट पब्लिश किया है। अगर किया है तो आप उसके बारे में उसका रेफरेंस दे रहे हैं। फिर अगर किसी ने उसके अगेंस्ट या उससे मिलता जुलता नहीं है वो रिजल्ट किसी और रिसर्चर का, तो आप वो भी बताएंगे इस तरह। However, our findings are in contrast with the research published by blah 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 at all, and they reported this number of mortality. However, we report this number of mortality. So the point is कि डिस्कशन में हर एक पैराग्राफ आपके रिजल्ट के एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा होगा। आपका पैराग्राफ शुरू होगा आपके रिजल्ट से, फिर आप बात करेंगे कि आपका रिजल्ट क्या किसी और के रिजल्ट से मैच करता है और आपका रिजल्ट क्या किसी और के रिजल्ट से डिफर करता है। वो दोनों ही आपने वहां पे लिखने हैं। और अगर कोशिश करें, एक अच्छे डिस्कशन का बहुत अच्छा पॉइंट ये होता है कि अगर आप उसके रीजंस भी वहां कि हमारे रिजल्ट्स उनकी तरह इसलिए आए क्योंकि उनकी और हमारी पॉपुलेशन एक जैसी थी या उनके और हमारे रिस्क फैक्टर्स एक जैसे थे, और अगर कंट्रास्ट में रिजल्ट्स आए हैं तो उसको भी डिस्कस कीजिए कि क्या रीजंस होंगे इस कंट्रास्ट के। उनकी और हमारी पॉपुलेशन अलग अलग थी या उनके और हमारे रिस्क फैक्टर्स अलग अलग थे। सो डिस्कशन के हर पैराग्राफ का फॉर्मेट ये होगा कि आप पहले लाइन में अपना रिजल्ट इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर ये बताएंगे कि आपके रिजल्ट्स लिटरेचर से इन लाइन हैं या लिटरेचर से अगेंस्ट हैं। अगर इन लाइन है तो क्यों, और अगर अगेंस्ट हैं तो क्यों। और हर पॉइंट के लिए आपने रेफरेंस लिखना है। ओके, जिसकी भी स्टडी का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी स्टडी का आपने रेफरेंस वहां पे साइट करना है। एंड द लास्ट पैराग्राफ विल बी टाइंग द नॉट्स टुगेदर, यानी आप कंक्लूड करेंगे कि टेकिंग टुगेदर our data suggest that this is the percentage, and therefore it is an important finding for the policy makers of the country. So आप आखिरी पैराग्राफ में अपनी चीजों को समराइज कर देंगे। okay, and then we move on to the next bit, which is the conclusion. कंक्लूजन में आपने एक छोटा सा पैराग्राफ होगा जिसमें मेजर पॉइंट्स आपने समराइज करके लिखने हैं। इट शुड बी सकेंट एंड इट शुड नॉट बी ओवर क्लेमिंग। आपको बहुत बड़ी बड़े इसमें क्लेम्स मत कीजिए। और अक्सर जर्नल्स कंक्लूजन अलग से नहीं मांगते, अक्सर जर्नल्स मांगते हैं। सो यू शुड नो कि उसमें लिखना बेसिकली क्या है। लास्ट पार्ट, रेफरेंसेस। अच्छा, रेफरेंसेस का मतलब ये है कि जो आप अपने पेपर में दूसरे लोगों का काम साइट कर रहे हैं उसको रेफरेंस कहते हैं। तो यूजुअली जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां एक नंबर लिखा होता है 1 2 3 आपके टेक्स्ट में, और फिर लास्ट में 1 पूरा आर्टिकल, 2 पूरा आर्टिकल। तो उससे पता लगता है कि बेसिकली आप किसके आर्टिकल को साइट कर रहे हैं, किसके आर्टिकल की बात कर रहे हैं। अब रेफरेंसेस को फॉर्मेट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक फॉर एग्जाम्पल बहुत कॉमनली यूज होता है वैंकूवर स्टाइल। उसका एक तरीका है कि जी आपने 6 ऑथर्स लिखने हैं, ऑथर का नाम, जैसे मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ कुरैशी, तो वो लिखा जाता है पेपर में कुरैशी MA, ये लिखने का तरीका है। फिर अगर किसी का नाम सईद खान है तो वो लिखा जाएगा खान S, किसी का नाम तलत मिर्जा है तो वो लिखा जाएगा मिर्जा T, यानी सर नेम फॉलोड बाय इनिशियल्स ऑफ द फर्स्ट नेम। ये वैंकूवर स्टाइल का तरीका है। फिर फुल स्टॉप के बाद आपने टाइटल लिखना होता है, फिर जर्नल का नाम लिखना होता है, ईयर लिखना होता है, पेज नंबर्स, DOI। सो एक फॉर्मेटिंग का तरीका है, रेफरेंस की फॉर्मेटिंग का तरीका है, जिसे हम कहते हैं वैंकूवर गाइडलाइन। ज्यादातर जर्नल्स वैंकूवर गाइडलाइन को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा जरा जर्नल की गाइडलाइंस पढ़ लीजिएगा। बाज जर्नल्स कहते हैं हमें आर्टिकल्स में रेफरेंसेस इस तरह चाहिए जिस तरह हम कह रहे हैं, वो बता देते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो आपने उसी तरीके को फिर फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा, फिर चेक द जर्नल्स गाइडलाइंस एंड कंप्लाई। ये मैं आपसे पहले बात कर चुका हूं कि आपने जर्नल की गाइडलाइंस को पढ़ना है, उसी तरीके से अपना आर्टिकल फॉर्मेट करना है। ठीक है, और रीसेंट रेफरेंसेस यूज करें। देखें आपको हर टॉपिक पे बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे। ट्राई टू यूज रेफरेंसेस व्हिच आर नॉट मोर देन 5 years old। मतलब ये ना हो कि आप बहुत ही 25 साल पुराना, 30 साल पुराना। बाज टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें वो पुराने रेफरेंसेस ठीक होंगे, लेकिन ज्यादातर टॉपिक्स पर रीसेंट इंफॉर्मेशन इमर्ज हो रही है, तो वो आपको रीसेंट इंफॉर्मेशन ही लिखनी चाहिए। ओके, एंड यू हैव टू बी एविडेंस। बगैर रेफरेंस की कोई बात मत कीजिए, कोई नंबर कोट मत कीजिए अपने पेपर में, कोई ऑथेंटिक बात मत कह दीजिए जिसके आगे रेफरेंस ना हो। रेफरेंस का होना जरूरी है। यू हैव टू ऑलवेज यूज रेफरेंसेस। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब यही है। ओके, एंड
इंट्रोडक्शन हो चाहे वो मेथोडोलॉजी हो, आप अगर किसी और की मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस लिखना जरूरी है, और डिस्कशन में रेफरेंसेस होंगे. सो रेफरेंसेस यू हैव टू always write, they should be recent ones, okay? और अच्छे जर्नल्स के रेफरेंसेस होने चाहिए. सो आपने देखा इस पूरे वीडियो में वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि टाइटल कैसे लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, मेथोडोलॉजी कैसे लिखनी है, रिजल्ट्स कैसे लिखने हैं, डिस्कशन कैसे लिखना है, कंक्लूजन और फिर रेफरेंसेस. सो दैट वाज ऑल अबाउट हाउ टू राइट एंड व्हाट आर द ट्रिक्स ऑफ राइटिंग अ गुड manuscript. I hope you liked the video. If you did, please share it with your friends. Like the video, subscribe the channel if you have not. और इंशाल्लाह आप लोगों से ये राब्ता बना रहेगा. बहुत सारी मजीद वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने माहौल का, अपने गिरदो नवाज सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज.